हाँ रिकॉर्ड हो रही है, हमारा देश है। हमसे पूछे बिना आप कैसे ये बात कह सकते हैं कि नहीं जी भारत ने लीडर मतलब भारत तैयार है। देखो फॉरेन वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट का मतलब क्या है कि भारत के सोल्जर्स ने भी वहां पर जाना है, और उतना ही खतरा जो न्यूक्लियर बम जापान में गिरा था उतना खतरा भारत में भी था। ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है हम लोग यहाँ पर नेशनल मूवमेंट चला रहे थे, हम कैसे हम ब्रिटिशर्स की जो इंपीरियलिस्टिक पॉलिसीज है उनके खिलाफ हम लड़ रहे थे, हम खुद आजादी मांग रहे हैं, हम कैसे उन लोगों का साथ दे देंगे वर्ल्ड वार में। ठीक है ना। तो उस समय जो भारत के लीडर थे उन्होंने ये बात बोली कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा, आपने हमसे पूछे बिना कंसल्टेशन आपने वर्ल्ड वार में डिक्लेयर कर दिया और कह दिया भारत आपके साथ है। ठीक है। तो उन्होंने कहा या तो आप अपनी स्टेटमेंट वापस लीजिए, नहीं नहीं तो हम क्या करेंगे, हम लोग अपना आंदोलन तेज कर देंगे। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी स्टेटमेंट वापस नहीं ली तो उन्होंने क्या किया, जितनी प्रोविंशियल असेंबली में और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जो भारतीय इलेक्शन के दौरान बैठे थे, सिलेक्ट होके बैठे थे, उन लोगों ने क्या किया, अपनी अपनी गद्दियां अपनी सीटें त्याग दी इस रिवोल्ट में कि आपने हमसे पूछे बिना ये स्टेटमेंट कैसे दे दी। तो अब इनको अब हम देखेंगे क्या होगा। अब स्पून फीडिंग वो आस्ता आस्ता लॉलीपॉप देगी ब्रिटिश गवर्नमेंट। लो जी जब बच्चा रोता है ना पहले हम उसको टॉफी देते हैं, फिर लॉलीपॉप देते हैं, फिर बबल गम देते हैं, मान जाओ मान जाओ मान जाओ। ठीक है ना। तो अब क्या होगा, अब ये लॉलीपॉप चलने शुरू होंगे कि भारतीय किसी तरह से मान जाए। ठीक है। और पार्टीशन की जिद को छोड़ दें। ठीक है। तो ये ऐसा पहला लॉलीपॉप क्या था, अगस्त ऑफर। तो अगस्त ऑफर में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भारतीयों को, ठीक है, भारतीयों को आप आप हमारा साथ दीजिए वर्ल्ड वार टू में। ठीक है। आप हमारे साथ रहिए इस पावर के साथ वर्ल्ड वार टू में, आप ये डिक्लेयर कीजिए। ठीक है। इससे क्या होगा कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म होगी तो इन्होंने क्या बोला, हम भारतीयों को उनका अपना संविधान बनाने की छूट देंगे। लोग पहला लॉलीपॉप लो। ठीक है। कि वो अपना संविधान खुद बना सकते हैं भारतीय, हम उनको ये छूट दे देंगे पहला। ठीक है। संविधान बनाने के लिए एक संविधान बनाने की सभा भी होनी चाहिए। ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि संविधान बनाने की जो सभा होगी यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो संविधान बनाएगी उसको हम गठित करेंगे। ठीक है। उसमें भारतीय भी होंगे और कुछ 2 3 4 आदमी ब्रिटिशर्स भी होंगे। आपस में सलाह बनाकर ये लोग क्या करेंगे, संविधान को बना ले। पहली बार ऐसा होगा नेशनल मूवमेंट में। यस, मुस्लिम लीग ने मना कर दिया था, उसमें आने वो आगे की बात है। ठीक है। पहली बार देखो एक डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट ये है, पहली डेवलपमेंट ये है कि पहले तो ये कहते थे हम आजादी देंगे नहीं, आपको संविधान बनाने का हक ही नहीं है। ठीक है। हम जब पढ़ेंगे नेशनल मूवमेंट में तो उसमें हम पढ़ेंगे क्रिप्स मिशन, अब आगे पढ़ना है हमने। ठीक है। उसके अलावा हम देखेंगे कभी उन्होंने, ठीक है, साइमन कमीशन आया, साइमन कमीशन ने क्या बोला, जब उन्होंने कहा कि हम 1919 के एक्ट को रिव्यू करेंगे, ठीक है, उसको देखेंगे कुछ चेंजेस लाने या नहीं लाने, उसमें उन्होंने क्या किया, कोई इंडियन को बीच में रखा ही नहीं। हम पढ़ेंगे इसको, उसको व्हाइट कमीशन कहा गया। ठीक है। वो कहते थे भारतीयों का इतना दिमाग ही नहीं है कि ये संविधान बना ले, वो भी हमको ही बनाना पड़ना इनके लिए। ठीक है ना। तो वो इस लायक ही नहीं मानते थे भारतीयों को कि संविधान बना सकते हैं। पर पहली बार ये ऐसा हो रहा है कि भारतीयों की मतलब कि एक्सेप्टेंस के लिए वर्ल्ड वार में एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि ठीक है जी आप संविधान बना लो, हम आपको राइट देते हैं कि आप संविधान बना सकते हैं। पर इस चीज को जब भारतीयों ने देखा तो भारतीयों ने क्या बोला कि ठीक है, हम अगर आप चाहते हो हम संविधान बनाए, हम भी अपनी संविधान बनाएंगे। ठीक है। वो तो कभी ना वो करेंगे नहीं। ठीक है। पर पर हम अपनी वॉर को सपोर्ट, वर्ल्ड वॉर टू को सपोर्ट तभी करेंगे अगर आप हमको लिखत में दोगे कि ठीक है कि जब वर्ल्ड वॉर हो जाएगी तो उसके बाद आप हमको इंडिपेंडेंस दे दोगे। अब इंडिपेंडेंस के नाम पे वो तो कभी नहीं ये चीज लिखने को रखेंगे, क्यों लिखेंगे, वो क्यों इंडिपेंडेंस देंगे भारत को। ठीक है। और इसी बात से क्या हुआ, हाँ जी हाँ जी बताइए, डाउट क्या है, बताइए डाउट क्या है हेमंत। तो नहीं नहीं ये कोई 100 साल का एग्रीमेंट नहीं, ये एग्रीमेंट हुआ ही नहीं, फेल हो गया ये एग्रीमेंट, ये फेल हो गया था एग्रीमेंट। हाँ जी बताइए क्या रिक्वेस्ट है।
जो ये एग्रीमेंट था ये फेल हो चुका था, ठीक है। इसमें अल्टीमेटली क्या हुआ था, जब उन्होंने बोला कि हम भारत को कोई ऐसी चीज नहीं देंगे कि इंडिपेंडेंस देंगे, तो वहीं पर ये फेल हो गया था। अगस्त ऑफर को रिजेक्ट कर दिया गया था। भारतीय नेशनल कांग्रेस प्लस साथ ही साथ मुस्लिम लीग ने भी इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। उन लोगों ने ये बोला था कि हम ये चीज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। बीच बीच में कोई क्वेश्चन पूछ लिया करो, ठीक है। आप वहां पर ना मैनेजमेंट चेंज हुई है, ठीक है। 1940 में ही आया था, ठीक है। मैनेजमेंट थोड़ी वहां पर मैडम आए हैं, तो मेरे पास एमसीक्यूज पड़े हुए हैं, ठीक है। मैं आपके टेस्ट लेने शुरू करूंगा। देखो क्लास में अभी इतना नहीं है, और क्या नाम है, टाइम, क्योंकि सिलेबस बड़ा है, ठीक है। तो वो मैं एमसीक्यूज मैडम को दे दूंगा, मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है। वो आपका टेस्ट ले लिया करेंगे, उसमें आप उसको कवर अप कर लेना। मैंने बना दी है, बहुत जल्दी दे दूंगा मैडम को मैं, ठीक है। तो 1940 में ये आया था, ठीक है। और अल्टीमेटली ये जो ऑफर था, अगस्त ऑफर रिजेक्ट हो गया, ठीक है। गवर्नमेंट, भारतीय नेशनल कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग दोनों ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। क्लियर है जी, अगस्त ऑफर क्लियर है। आगे चलिए, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन 1942 पढ़ा हुआ जी, रिजेक्टेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस एज वेल एज मुस्लिम लीग। तो क्रिप्स मिशन क्या है, ठीक है। देखिए भारत में एशिया में जापान की पावर बहुत बढ़ती जा रही थी, ठीक है। जापान की पावर एशिया में बहुत बढ़ती जा रही थी, और जो अंग्रेजों के एलाइड पावर से एलाइड थे, ठीक है, उनके जो दोस्त थे यानी यूएसए, ठीक है। तो यूएसए, चाइना, ठीक है। यूएसए और चाइना ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रेशर किया कि देखिए जापान की पावर बढ़ रही है, ठीक है। और इस पावर को काउंटर करने के लिए आप जैसे मर्जी भारत को मनाइए कि भारत जो है वो वर्ल्ड वार में हमारा साथ दे। क्यों? क्योंकि हम पढ़ेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट में सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था जापान में, ठीक है ना। तो इसलिए उनको अंदर खाते ये डाउट था कि भारतीय लोग जापान के साथ अगर मिल जाएंगे तो हमारे हाथ से ये वॉर जाती जाएगी, ठीक है। तो उन्होंने बोला भारत को किसी तरह से भी आप मनाइए कि भारत हमारा साथ दे, ठीक है। इसलिए भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक ऑफिसर, ठीक है, और उस समय के प्रधानमंत्री क्या नाम था जिनका, स्टेफर्ड क्रिप्स। स्टेफर्ड क्रिप्स भारतीयों को मनाने के लिए, भारतीय लीडर को मनाने के लिए भारत में आए, और उन्होंने जो अपने विचार रखे, उन्होंने जो अपनी शर्तें रखी, ठीक है, उसको हमने क्या बोला गया, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन ऑफ 1942, क्रिप्स मिशन ऑफ 1942। बताइए, पढ़ा हुआ पॉलिटी में आपने ये? पॉलिटी में पढ़ा है? ठीक है, ठीक है जी। तो अब हुआ गया, क्रिप्स मिशन ने क्या बात बोली, क्रिप्स मिशन ने बोला कि जैसे ही आप हमारा साथ दीजिए, वर्ल्ड वॉर में भारतीय हमारा साथ दें, ठीक है। अगर भारतीय हमारा वर्ल्ड वॉर में साथ देंगे तो उसके बदले हम भारतीयों को कुछ ना कुछ देने आए हैं। हम सेंटा क्लॉज बनकर गिफ्ट का पटारा लेके आए हैं, ठीक है, भारतीयों को। शर्त ये है कि आप हमारा साथ दीजिए। तो क्या होगा, जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगी, जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगी, हम लोग भारतीयों को, भारत देश को डोमिनेंट स्टेटस का
दर्जा देंगे, डोमिनेंट स्टेटस का दर्जा देंगे, ठीक है, डोमिनेंट स्टेटस का दर्जा देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, डोमिनेंट स्टेटस का कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं देंगे। जो भारत है वो क्वीन के अंडर ही रहेगा, भारत कॉलोनी अंग्रेजों की ही रहेगी, भारत का हेड क्वीन ही रहेगी, ठीक है। पर जो भारत का एडमिनिस्ट्रेशन है, भारत का जो कार्यकाली है, ठीक है, चाहे वो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, यहां पर भारतीयों का हम रख लेंगे, यहां पर भारतीयों स्वयं शासन कर सकते हैं, अपने देश में अपने आप शासन कर सकते हैं। पर जो अल्टीमेट अथॉरिटी होगी वो किसके पास होगी, वो ब्रिटिश क्वीन के पास ही होगी। नहीं, ये 100 साल का कहां से आ रहा तुम्हारे दिमाग में, 100 साल का ये कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी ये। डोमिनेंट स्टेटस मिलेगा। डोमिनेंट स्टेटस का मतलब क्या है कि भारत को अपने एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में भारतीय को अपॉइंट किया जाएगा, भारतीय अपना संविधान खुद बना सकते हैं, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को भारतीय खुद चला सकते हैं। पर जो अल्टीमेट कंट्रोल रहेगा वो कौन होगा, वो क्वीन होगी, ठीक है, भारत का जो हेड होगा वो क्वीन होगी। पर भारतीय अपने एडमिनिस्ट्रेशन में खुद जा सकते हैं। देखो पहली बार हो रहा है ये, पहले वो कभी नहीं कहते थे कि भारतीय को हम एडमिनिस्ट्रेशन में लेके आएंगे, ठीक है। अब वो कहते हैं भारतीय अपनी एडमिनिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, बट अल्टीमेट कंट्रोल किसके पास होगा, क्वीन के पास होगा, ठीक है। दूसरा, भारतीयों को अपना संविधान बनाने का राइट मिलेगा, भारतीयों को अपना संविधान बनाने का राइट मिलेगा, ठीक है। दूसरा जो उन्होंने प्रोविजन रखी, ठीक है, ये कब मिलेगा, ये आफ्टर वॉर, जैसी वॉर खत्म होगी हम लोग क्या करेंगे, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाएंगे, हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाएंगे जिसका काम ही यही होगा संविधान को बनाना, ठीक है। उस बॉडी में भारतीयों का वहां पर एंट्रेंस होगी, भारतीय अपने आप कंसल्ट कर कर अपना संविधान आप बना सकते हैं। पर ये सब कुछ कब होगा, जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगी। ओ उनको पता था हम जीत जाएंगे, वो छोड़ो आप, वो उनको पता था हम जीत जाएंगे। वो ये एज्यूम करके चल रहे थे कि हमने जीतना ही जीतना है इसमें, जस्ट वर्ल्ड हमारा ही लोग सपोर्ट करें, बस इतना ही, ठीक है। तीसरा सबसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट जो था वो क्या था, जो प्रोविंसेस है भारत में, जो रजवाड़े हैं या भारत के अंदर जो प्रोविंसेस हैं, ठीक है, ये बहुत कंट्रोवर्शियल पॉइंट था। उन्होंने बोला फॉर एग्जांपल एक पटियाले का पेप्सू है, पटियाले का राजा था, ठीक है, जूनागढ़ का राजा था, या कोई प्रोविंस है, ठीक है, केरला का प्रोविंस है, किसी को अगर इस संविधान से प्रॉब्लम है या कोई चाहता है कि ये संविधान हम पे लागू ना हो, हम इस संविधान से बाहर होना चाहते हैं, ठीक है, हम अपना राज्य आप करना चाहते हैं, जब हम इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, पोस्ट इंडिपेंडेंस में हम देखेंगे जम्मू, जूनागढ़, हैदराबाद, ये 3-4 ऐसे रियासतें थी जो भारत के साथ एक नहीं होना चाहती थी, अपनी रियासत को वो अलग रखना चाहती थी भारत से, ठीक है। तो क्रिप्स मिशन ने क्या बात बोली, भारत का संविधान बनेगा, भारतीय बनाएंगे, अगर किसी प्रोविंस को या अगर किसी रजवाड़ों को ये संविधान पसंद नहीं है तो वो इससे अलग हो सकता है, वो अपना राज्य आप चला सकता है, उसका अपना राज्य अपना देश होगा, ठीक है, वो भारत के साथ कोई उसकी ऑब्लिगेशन नहीं होगी, यानी पार्टीशन के बीज डाल दिए गए। अब देखो, अब पटियाले का राजा है पेप्सू, ठीक है, या किसी मध्य प्रदेश का राजा था, ठीक है, यस, ठीक है। तो अगर आप ऐसा ऑप्शन किसी के आगे रखोगे कि भैया नहीं जी आप अलग हो सकते हो, अगर आप चाहो, अगर नहीं मानना चाहो तो आप अलग हो सकते हो, तो मानेगा कौन, कोई भी नहीं मानेगा कि हम भारत ऐसी सरकार के अंडर आ जाए रजवाड़ों को छोड़कर, कौन रजवाड़ा मानेगा ये बात। हर कोई बंदा बोलेगा हम क्यों किसी देश के नीचे लगे, हम अपनी सियासतें क्यों, अपनी रियासतों को क्यों खत्म करें, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के दिमाग में जो एक कीड़ा चल रहा था भारत को डिवाइड करने का, ठीक है, उसकी बू आ रही थी, ठीक है, वो कहीं ना कहीं, यानी ये डिवीजन का एक पत्ता था, कोई भी चाहे तो अखंड भारत का जो सपना हमारे राष्ट्रीय लीडर्स देख रहे थे,
स्पेशली हमारे वल्लभ भाई पटेल देख रहे थे, ये उस पर बहुत बड़ा प्रहार था। ये अखंड भारत आप बना सकते हैं, पर अगर कोई आदमी चाहे, ठीक है, तो आप वो उससे अलग भी होता है, यानी वो पार्टीशन के बीच को बो रहे हैं बीच में वो, ठीक है। बहुत कंट्रोवर्शियल पॉइंट था, ठीक है। उन्होंने बाद में बोला वर्ल्ड वॉर टू के बाद जैसी वॉर खत्म होगी, एक इलेक्शंस कराए जाएंगे भारत में और एक अंतरिम गवर्नमेंट बनेगी। इलेक्शन कराए जाएंगे भारत में और एक अंतरिम गवर्नमेंट बनेगी, ठीक है। उस गवर्नमेंट के पास भारतीय ही इलेक्शन से जो जीतेंगे, चाहे वो मुस्लिम लीग का है, चाहे वो कांग्रेस का है, चाहे वो कोई भी है, वो इस गवर्नमेंट में आएंगे, अपनी सरकार आप बनाएंगे, जैसे मोदी सरकार बनी हुई है, ठीक है। सारा कार्यकारी इनके हाथ में होगा, सारे डिपार्टमेंट इनके हाथ में होंगे। सिर्फ दो ऐसे चीजें होंगी, एक्सटर्नल अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स और डिफेंस। एक्सटर्नल अफेयर्स और डिफेंस, ये जो दो डिपार्टमेंट है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके पास होंगे? वाइस रॉय के पास होंगे, ये भारतीयों के पास नहीं होंगे। भारतीय अपनी सरकार बनाएगी, प्रधानमंत्री भी भारतीयों का होगा, सब कुछ भारतीयों का होगा, पर ये जो दो मेन चीजें हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री, ये भारतीयों के पास नहीं होगा, ये वाइस रॉय के पास होगा। यानी अभी भी आपको वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं दे रहे हैं, ठीक है, अभी भी इसको कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं दे रहे हैं। क्लियर हो गया आपको? पहले ये बताइए। अब कांग्रेस पार्टी ने इसको रिजेक्ट कर दिया, जो कांग्रेस पार्टी थी उसने इसको रिजेक्ट कर दिया। महात्मा गांधी जी जो थे हमारे, ठीक है, महात्मा गांधी जी ने इसको क्या बोला? अ पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। महात्मा गांधी ने ऐसा क्यों बोला? भैया ये तो हवा है, ठीक है। मैं तो किसी को, हेमंत को अगर मैं एक चेक दे दूं, ठीक है, उसमें एक बार आगे डेट भी ना डालूं, बस 1 लाख का चेक दे दूं, ठीक है, आगे लिख दूं जब वॉर खत्म होगी उसके बाद मैं डेट डाल दूंगा, हेमंत तो बेचारा चेक लेके बैठा रहेगा कब वॉर खत्म होएगी, ठीक है, कब आजादी मिलेगी, कब गवर्नमेंट बनेगी, ठीक है। ये तो वो वाला सीन हो गया, ठीक है। एक ऐसा चेक है, 2 करोड़ का चेक है, आगे डेट ही नहीं डाली हुई, यस, लॉलीपॉप है, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने क्या बोला? भैया ये तो पोस्ट डेटेड चेक है, ठीक है, इसका कोई फायदा नहीं है, कोई डेट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। एक तो ये प्रॉब्लम थी। दूसरा, कांग्रेस ने ये बात बोली कि आप हमको डोमिनेंट स्टेटस की बात करते हो, पर हमको अब क्या चाहिए? कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। हमको अब क्या चाहिए? कंप्लीट इंडिपेंडेंस। कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करो भैया, कहां पर बैठे हुए हो डोमिनेंट स्टेटस को आप, ठीक है। क्योंकि कंप्लीट इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन तो 1929 में पास हो चुका है, ठीक है। 26 जनवरी 1929 को हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं बताओ? संविधान आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, अब बताइए गणतंत्र दिवस को 26 जनवरी 1929, 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 26 जनवरी 1929 को हमारा क्या हुआ था? कंप्लीट इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन पास हुआ था, जब हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने अपनी डिमांड को, डोमिनेंट स्टेटस की डिमांड को छोड़कर लाहौर सेशन में, वेरी गुड, लाहौर सेशन में अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस की तरफ जाने की बात की थी, ठीक है। इसलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस बनाया जाता है। स्वराज रेजोल्यूशन, यस, जो स्वराज रेजोल्यूशन है कंप्लीट इंडिपेंडेंस का, वो 26 जनवरी 1929 में लाहौर सेशन में पास हुआ था। कहां पर? रावी नदी के किनारे, जहां पर झंडा फहराया गया था, तिरंगा फहराया गया था, ठीक है। तो कांग्रेस कहती भैया एक तो पोस्ट डेटेड चेक है, दूसरा क्या, हमको तो भैया चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तुम बात कर रहे हो डोमिनेंट स्टेटस की, तो बात बन नहीं रही है, ठीक है। और मुस्लिम लीग ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया। मुस्लिम लीग ने क्या बोला? हमको सिर्फ पाकिस्तान चाहिए। तुमने तो पाकिस्तान की बात ही कुछ नहीं की, हमको तो पाकिस्तान चाहिए था। तुमने पाकिस्तान की, तो हमने आपको बोला था पाकिस्तान की बात करो, आप तो पाकिस्तान की बात ही नहीं कर रहे, ठीक है। तो मुस्लिम लीग ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया, और अल्टीमेटली जो क्रिप्स मिशन था ये भी क्या हुआ? फेल्ड हो गया। देखिए इसको,
हाँ रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर, रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर। चलें आगे। अगला है जी कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान कब आया भारत में? 1946 में। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत में आया। क्यों आया? उस समय इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम क्या था? क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली, ठीक है। तो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर सीलेम एटली भारत में आए, ठीक है। और भारतीयों को मनाने के लिए और भारत का फ्यूचर देखने के लिए, ठीक है, भारत के फ्यूचर की बात करने के लिए उन्होंने एक मिशन गठित किया जिसका नाम क्या था? कैबिनेट मिशन, ठीक है। ये कैबिनेट मिशन 1946 में भारत को आया। इस मिशन के जो चेयरमैन थे उनका नाम क्या था? सर पैथिक लॉरेंस। सर पैट्रिक लॉरेंस वाज इस चेयरमैन। और इनके दो मेंबर्स कौन कौन थे? पहले सर स्टेफर्ड क्रिप्स, क्रिप्स मिशन वाले, ये इनके मेंबर थे। और दूसरा मेंबर कौन था? सर एवी अलेक्जेंडर। सर एवी अलेक्जेंडर, ठीक है। तो एटली जो उस समय इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर था उसने ये बनाया था, ठीक है, जिसमें पैथिक लॉरेंस इसके चेयरमैन थे, स्टेफर्ड क्रिप्स इनके मेंबर थे और एवी अलेक्जेंडर भी इसके मेंबर्स थे, ठीक है। तो इनकी रिकमेंडेशन क्या थी? पहली रिकमेंडेशन जो इसने दी, इन्होंने बोला हम एक यूनाइटेड भारत का सपना देख रहे हैं। हम एक यूनाइटेड भारत का सपना देख रहे हैं। यूनाइटेड भारत का सपना देखने वाले की बात मतलब क्या है? कि आप कहीं ना कहीं पार्टीशन को रिजेक्ट कर रहे हो, ठीक है, कहीं ना कहीं पार्टीशन की बात रिजेक्ट हो रही है, ठीक है। हम एक यूनाइटेड भारत का सपना देख रहे हैं। हाँ ये मेंबर थे, ठीक है। दूसरा उन्होंने क्या बोला कि हम चाहते हैं कि इसी यूनाइटेड भारत को एक हम इंडिपेंडेंस दें। हम इसी यूनाइटेड भारत को इंडिपेंडेंस दें, ठीक है। पहला, हम एक यूनाइटेड भारत का सपना देख रहे हैं और इस यूनाइटेड भारत को हम इंडिपेंडेंस देना चाहते हैं। उन्होंने साफ कह दिया कि हम पाकिस्तान की डिमांड को रिजेक्ट करते हैं। हम पाकिस्तान की डिमांड को रिजेक्ट करते हैं, ठीक है, कोई पार्टीशन नहीं होगा। आगे उन्होंने बोला एक यूनियन गवर्नमेंट इलेक्शन होंगे, इलेक्शनों के बाद एक गवर्नमेंट बनाई जाएगी, यानी यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। वो जो गवर्नमेंट होगी अंतरिम गवर्नमेंट की तरह काम करेगी। जब तक हम भारतीय को पूरी इंडिपेंडेंस नहीं दे देते तब तक वो एक अंतरिम गवर्नमेंट की तरह काम करेगी। इस गवर्नमेंट में जो लोग बैठेंगे, ठीक है, वो लोग कौन होंगे? वो चुनाव की तरह, जैसे हम लोग यहाँ पर चुनाव करते हैं, चुनाव के द्वारा ये लोग भारतीयों के चुने हुए लीडर्स होंगे, ठीक है। और भारत में ये लोग क्या करेंगे? ये गवर्नमेंट चलाएंगे। इन्हीं लोगों में से कुछ लोग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएंगे जिनका काम क्या होगा? संविधान को बनाना, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला? जब तक आपको आजादी नहीं बन जाती मिल जाती तब तक एक यूनियन गवर्नमेंट मिलेगी। यूनियन गवर्नमेंट जो कि टेम्परेरी गवर्नमेंट बनेगी। डिफरेंट पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होके इलेक्शनों से यहाँ पर आएंगे। जो प्रोविंसेस में राजघराने हैं, जैसे भारत पंजाब में पेप्सू था, वहां पर राजा चल रहा है, ठीक है, वहां इलेक्शन नहीं हो सकते, तो वहां पर राजा लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव उस यूनियन गवर्नमेंट में भेजेंगे या खुद आएंगे वहां पर, ठीक है। इसी यूनियन गवर्नमेंट का काम क्या होगा? एक संविधानिक सभा बनाएगी और संविधान अपने भारत का आप बनाएंगे। तो ये अखंड भारत की बात कर रही है, तो कांग्रेस इसको एक्सेप्ट करेगी करेगी। कांग्रेस इसको एक्सेप्ट करेगी करेगी। महात्मा गांधी खुद चाहते थे पार्टीशन ना हो, ठीक है। और
तो इसको रिजेक्ट किसने किया? यस, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग इसको हमेशा कभी नहीं एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि मुस्लिम लीग का तो एक ही राग था, पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान चाहिए, और उन्होंने साफ ही मना कर दिया, कोई पार्टीशन नहीं होगा, कोई पाकिस्तान नहीं बनने वाला, जो बनेगा अखंड भारत बनेगा। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, इस मिशन को कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया, मुस्लिम लीग ने इस मिशन को रिजेक्ट किया। ठीक है, मुस्लिम लीग ने इसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उसके पाकिस्तान के रास्ते ध्वस्त हो रहे थे। फिर इलेक्शन हुए, इलेक्शन में मुस्लिम लीग को बहुत कम वोटें मिली, कंपैरेटिवली कांग्रेस के बहुत कम वोटें मिली। तो जिन्ना को समझ में आ गई कि भैया सही तरीके से तो पाकिस्तान बनने वाला नहीं है, तरीके को दूसरी तरफ लेके जाना पड़ेगा, उंगल को घुमाना पड़ेगा। और अल्टीमेटली क्या हुआ, मोहम्मद अली जिन्ना ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बैठने से भी मना कर दिया, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगों हिंदुओं को मार काट करनी शुरू कर दी। सबसे पहले वो मार काट कहाँ पर हुई थी? बंगाल में। वहां से वो आस्ता आस्ता पंजाब में, पूरे देश में फैलती गई, और बाद में रिजल्ट क्या हुआ इसका? पार्टीशन ऑफ इंडिया, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे नेशनल मूवमेंट। क्लियर है जी? ये जब हम एक्ट पढ़ते हैं तो ये प्लान हमको पढ़ने ही पड़ते हैं, ठीक है। इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि जब तक आपको पूरी आजादी नहीं मिल जाती तब तक एक टेम्पररी गवर्नमेंट बना लो, ताकि अपना संविधान खुद बना सको। भारतीयों द्वारा चुने हुए लोग जो आएंगे उस गवर्नमेंट में, वो अपना संविधान खुद बना सको। ठीक है, तो ये हमने पढ़ना ही पढ़ना है जब हम एक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। और मेरे को लग रहा था शायद आपने पढ़ा होगा। किसके बारे में पूछ रहे हो आप? लास्ट पॉइंट। बंगाल में सबसे पहले हिंदू मुसलमानों के जो दंगे कराए गए थे मुस्लिम लीग द्वारा, वो सबसे पहले बंगाल में हुए थे, पंजाब में नहीं हुए थे, ये बात याद रखना। सबसे पहले बंगाल में हुए थे, बाद में ये आग घूमती घूमती कहां पर चलेगी? पंजाब में। ठीक है जी, क्लियर है? 2 मिनट का टाइम देना, उसको रिवाइज करिए, फिर हम चलेंगे अगला चैप्टर हमारा, सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स इन इंडिया। सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स इन इंडिया। चलो आगे शुरू करें हम, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़िए। तो सबसे पहले हम रेनेसांस की बात करते हैं, ठीक है, पूर्ण जागरण की बात करते हैं। मैंने आपको बताया था कि भारत में वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए 1813 का एक्ट बनाया गया था, और 1813 का जो एक्ट था उसमें उन्होंने बोला था कि 1 लाख रुपया भारत में एजुकेशन को प्रमोशन के लिए दिया जाएगा। वो किस टाइप की एजुकेशन होगी?
उसका अभी कोई जिक्र नहीं था, ठीक है। वो वो चाहे वर्नाकुलर लैंग्वेज में यानी लोकल लैंग्वेज में हो, चाहे वो अंग्रेजी लैंग्वेज में हो, ठीक है। तो इसके पीछे मैंने आपको बताया था कि डिस्प्यूट हुआ। कुछ लोग चाहते थे कि वो वर्नाकुलर लैंग्वेज में कराई जाए, ठीक है, इनको वेस्टर्न एजुकेशन ना दी जाए, क्योंकि अगर ये वेस्टर्न एजुकेशन पढ़ेंगे, अंग्रेजी भाषा को पढ़ेंगे, तो इनके जो सोए हुए दिमाग है वो जागेंगे, ठीक है। तो जागेंगे तो उससे क्या होगा, उससे पूर्ण जागरण होगा, ये जाग जाएंगे, इनको अपने कल्चर के बारे में पता लगेगा। ये बाहर के जब बड़े बड़े रसोऊ को पढ़ेंगे, ठीक है, मैक्स मुलर को पढ़ेंगे, मार्क्स को पढ़ेंगे, ठीक है, तो ये बिगड़ जाएंगे, ठीक है। जब ये बिगड़ जाएंगे तो ये हम पे ही हावी हो जाएंगे, इसलिए इनको वर्नाकुलर लैंग्वेज पढ़ाई जाए। दूसरे लोग क्या कहते थे, चैप्टर नेम सोशल रिलीजियस मूवमेंट चल रहा है, ठीक है। दूसरा लोग जो थे दूसरे थे वो क्या कहते थे कि नहीं, भारत को वेस्टर्न एजुकेशन दी जानी चाहिए, क्योंकि ये लोग जो लोग हैं वो अपने हिसाब से चल रहे थे, ठीक है। वो चाहते थे कि भारत को हमने क्रिश्चियन देश बनाना है, ठीक है, क्रिश्चियनिटी के हिसाब से चलाना है। तो भारत के लोगों को अंग्रेजी सिखाओ, ठीक है, इनको कोट पहनाओ, इनको टोपी बनाओ, अगर इंग्लिश सीखेंगे, यस यस ओ हो करेंगे, तभी तो ये कोट डालेंगे, ठीक है। धोती डाल के तो ये कुछ नहीं करेंगे। तो आप हमने इनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना है, इनको क्रिश्चियन मिशनरीज का आगमन हुआ था, तो इसलिए आप इनको एजुकेशन सिखाओ, इंग्लिश एजुकेशन सीखेंगे तभी बाइबल को पढ़ेंगे ये, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, इसी चीज पे ही मोहर लगी, ठीक है, और अल्टीमेटली क्या हुआ, भारत में वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया गया। जब वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया गया तो नेचुरली वेस्टर्न फिलॉसफी और वेस्टर्न ऑथर्स को हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, हमारे पूर्वजों ने पढ़ा, और उन्होंने क्या किया, एक जागृति हुई, ठीक है। उन्होंने देखा कि हमारा जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो दिमाग से सोच रहा है, हम कौन से पुराने ढोकले ढकीकले में फंसे हुए हैं, ठीक है, हम लोग वहीं के वहीं सतियां करा रहे हैं, हम लोग अपने ब्राह्मणों को प्रसाद खिला रहे हैं, लंगर खिला रहे हैं, और वो लोग कहाँ से कहाँ निकल गए। इसको हम क्या कहते हैं, रेनिसांस, पूर्ण जागृति, ठीक है। आदमी इन घोंसलेबाजियों से निकलकर बाहर आया, ठीक है। तो भारत में इसी रेनिसांस का शुभ शुभ आरंभ कब हुआ, इसी टाइम से हुआ, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, हम लोग पढ़े और पढ़ पढ़ के हमारे दिमाग वेस्टर्नाइज होते गए, ठीक है, हमारी सोच वेस्टर्नाइज होती गई, ठीक है। और इसी में हमारे जो पियोनर थे वो कौन थे, राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, राजा राम मोहन रॉय एंड हिज फाउंडेशन, ब्रह्मो समाज, ब्रह्मो समाज, राजा राम मोहन राय एंड हिज फाउंडेशन ब्रह्मो समाज। क्लियर है जी, चलें जी आगे, इंट्रोडक्शन पता लग गई है। ठीक है जी। तो राजा राम मोहन राय जो है, राजा जी हैं जो, ठीक है, इनको कई नामों से जाना जाता है भारत में। कुछ लोग इनको फादर ऑफ इंडियन रेनिसांस भी कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन रेनिसांस, ठीक है। कुछ लोग इनको प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म भी कहते हैं, प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ठीक है जी। कुछ लोग इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहते हैं, कई लोग इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहते हैं। कुछ लोग इनको फर्स्ट मॉडर्न मैन भी कहते हैं। तो ये अगर सॉर्बिट क्यूज आए तो इनका नाम भी लिखना है। और कुछ लोग इनको युग दूत भी कहते हैं, युग दूत, ठीक है। तो ये सब की सब उपाधियां जो थी राजा राम मोहन राय को दी गई थी इनके कामकाज के लिए, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय जो थे, उन्होंने सबसे पहले 1814 में एक सभा बनाई थी, एक फाउंडेशन बनाई थी, ठीक है, जिसका नाम क्या था, आत्मिक सभा। 1814 में उन्होंने क्या बनाया, आत्मिक सभा नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। 1828 में इसी आत्मिक सभा को उन्होंने ब्रह्मो समाज का नाम दिया। इसी आत्मिक सभा को इन्होंने ब्रह्मो समाज का नाम दिया। यस, आत्मिक सभा को ही बाद में ब्रह्मो समाज बनाया गया।
ठीक है। और राजा राम मोहन रॉय ने अपनी जो प्रीचिंग्स दी थी, ठीक है, अपनी जो उन्होंने विचार रखे थे, उन्होंने ब्रह्मो समाज के द्वारा इस विचारों को आगे फैलाया, ठीक है, लोगों में इस चीज को जागरूक किया लोगों को। राजा राम मोहन रॉय जो थे, वो सबसे पहली बात है, देखिए, भारत के जो ढकोसलेबाजी, ठीक है, जो क्रंचिस चल रही थी, जो एक प्रथाएं चल रही थी, उसके खिलाफ बोल रहे थे, ठीक है। तो पहले उन्होंने अंतर जातीय, ठीक है, जाति सिस्टम को यानी कास्ट सिस्टम के ऊपर प्रहार किया। सबसे पहला प्रहार जो उन्होंने किया कास्ट सिस्टम के ऊपर किया। तो सबसे पहले इन्होंने जो बोला कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट बोला, ठीक है। दूसरा, इन्होंने आइडल वर्शिप को अपोज किया। इन्होंने आइडल वर्शिप को अपोज किया, यानी मूर्ति पूजा को इन्होंने अपोज किया कि परमात्मा की मूर्ति बनाकर अगर आप उनको पूज रहे हैं, परमात्मा मूर्ति में नहीं है, परमात्मा जन जन में है, हर जगह है, ठीक है। तो आइडल वर्शिप को उन्होंने अपोज किया। तीसरा, उन्होंने मोनोथिज्म मोनोथिज्म का प्रचार किया। मोनोथिज्म का मतलब क्या है? एक परमात्मा, एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, परमात्मा एक है, उसके रूप अनेक हो सकते हैं, पर परमात्मा एक है, और परमात्मा खंड खंड में व्यापक है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि आइडल वर्शिप को ना देखो, आपको किसी आइडल वर्शिप की जरूरत नहीं है, परमात्मा के अंदर ही है, ठीक है, और परमात्मा एक है। वो डिफरेंट फॉर्म्स है उसकी, हम लोग अपनी सुविधा के हिसाब से, कोई इसको राम कह रहा है, कोई इसको शिव कह रहा है, कोई इसको क्राइस्ट कह रहा है। तो उन्होंने मोनोथिज्म की बात की, ठीक है। क्लियर है जितना? नहीं, 1814 से वो बोल रहे थे ये विचार। 1828 में तो उन्होंने सभा बनाई, ठीक है, उसको ब्रह्मो समाज का नाम दिया, ठीक है। फिर उन्होंने अगला प्रहार किस पे किया? मोनोथिज्म। मोनोथिज्म में उन्होंने बोला, मोनोथिज्म का मतलब क्या है? एक ही परमात्मा, ठीक है, परमात्मा एक है, उसके रूप अलग है, ठीक है, कोई उसे अल्लाह कह रहा है, कोई उसे कुछ कह रहा है, ठीक है। तो मोनोथिज्म की बात की। अगला काम उन्होंने क्या किया? उन्होंने विमेन के अगेंस्ट जो कुप्रथियां चल रही थी, ठीक है, उसको प्रहार किया। जैसे पहला प्रहार किया चाइल्ड मैरिज में। उन्होंने बोला, आप बेटियों की शादी 9वें 10वें साल में बाल विवाह करा रहे हो, जो उसकी हेल्थ के लिए और उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने बाल विवाह के खिलाफ सबसे पहला मोर्चा खोला। फिर उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मोर्चा खोला, जो मैंने आपको बताया भी था किस तरह से विलियम बेंटिक के साथ मिलकर 1829 में विलियम बेंटिक की मदद से उन्होंने सती एबॉलिशन एक्ट पास कराया। सती एबॉलिशन एक्ट को पास कराया गया अंडर सेक्शन 17 ऑफ दिस एक्ट। अंडर सेक्शन 17 ऑफ दिस एक्ट, sati was totally banned in India. Sati was totally banned in India. ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने पॉली मैरिज के अगेंस्ट आवाज उठाई। जैसे अब एक आदमी है, ठीक है, वो 10-10 लेके बैठा हुआ है वाइफ अपनी, ठीक है ना, तो बहु विवाह के खिलाफ उन्होंने एक प्रथा चलाई, एक अपनी आवाज उठाई कि बहु विवाह से आप औरत की जिंदगी को ही खराब कर रहे हैं, ठीक है। तो आदमी को एक ही विवाह कराना चाहिए। मुझे तो ये नहीं समझ आ रही ये 10-10 वाइफ रख कैसे लेते थे, यहाँ एक संभालनी मुश्किल हुई हुई है, ठीक है। खैर छोड़िए। तो बहु विवाह की प्रथा को बंद कराया उन्होंने। उन्होंने कहा सिर्फ एक विवाह कीजिए आप, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने और क्या बोला? उन्होंने फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात की। फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात की। उन्होंने क्या बोला कि प्रेस को फ्रीडम देनी चाहिए, ठीक है। प्रेस अभिवक्ता है, ठीक है, लोगों की बात आगे रखता है, तो प्रेस को फ्रीडम दीजिए आप। आगे उन्होंने क्या बोला? भारतीयों को एडमिनिस्ट्रेशन में शेयर दिया जाए।
भारतीयों को भारत के ही एडमिनिस्ट्रेशन में शेयर दिया जाए ताकि वो भारत के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाएं। ठीक है, देखिए लंबी सोचनी थी, वो भी ये चाह रहे थे आस्ता आस्ता कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस अगर मिले तो भारतीय पहले से प्रिपेयर हो, उनको पता हो देश को कैसे चलाना है। ठीक है, तो भारतीयों को एडमिनिस्ट्रेशन में शेयर दिया जाए। उन्होंने बोला इंग्लिश एजुकेशन को भारत में प्रमोट करना चाहिए। इंग्लिश एजुकेशन की उन्होंने वकालत की कि जो इंग्लिश एजुकेशन है उसको भारत में प्रमोट कीजिए। उन्होंने साइंटिफिक एजुकेशन की भी बात की कि भारतीयों को इस समय साइंटिफिक एजुकेशन की बहुत जरूरत है, साइंटिफिक एजुकेशन देनी चाहिए भारतीयों को। उन्होंने वेदांता की बात की, वेदांत के जो ज्ञान है हम पढ़ेंगे एशियन इंडिया में, वेदांत वेदों का ज्ञान, वेदांत का मतलब है उपनिषद ज्ञान, वो हम पढ़ेंगे जब हम लेटर वैदिक पीरियड पढ़ेंगे। ये जो ओशो है, ये बुद्धिज्म है, ठीक है, जो गीता है, ये सब का सब उपनिषद से ज्ञान ड्राइव है। ठीक है, तो उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है, 108 उपनिषद है। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे जब हम वैदिक का। तो उन्होंने वेदांतों को प्रमोट करने की बात की। ठीक है, बहुत मतलब सही तरीके से वो चल रहे थे। इसके अलावा उन्होंने एक किताब लिखी, प्रैक्टिस ऑफ जीसस, प्रैक्टिस ऑफ जीसस नाम एक बार देख लेना आप। ठीक है, मेरे दिमाग से निकल गया, प्रैक्टिस ऑफ जीसस ऐसे कुछ नाम था। ठीक है, तो उन्होंने एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने क्रिश्चियनिटी बाइबल की व्याख्या साइंटिफिक तरीके से की कि असल में वो कहना क्या चाहते थे, असल में वो क्या कहना चाह रहे थे। हम लोग, अब मैं भी कई बार देखता हूँ जैसे कि किसी किसी भी चर्च में चलो जाओ तो वो कह रहे हैं शैतान आ गया, भैया शैतान आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो जीसस जो बात करना चाहते थे वो बहुत ऊंची बात कर रहे थे। कई बार हम बीइंग द फैक्ट नॉलेज नहीं होती कई बार, तो हम उनको बहुत निचली लेवल पे ले जाते हैं। ठीक है, यस द परफेक्ट ऑफ जीसस। तो उन्होंने बाइबल को साइंटिफिक ढंग से लिखा वो जीसस कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, देखो बहुत समझने की बात है। ठीक है, कहीं पर देखो मैंने भी थोड़ी बाइबल पढ़ी है, कहीं पर जीसस ये बात बोल रहे हैं कि आई एम द सन ऑफ गॉड। ठीक है, आई एम द सन ऑफ गॉड। और बाद में न्यू टेस्टामेंट में वो क्या बोले, आई एम द ब्रेड, ठीक है, ऑफ लाइफ। ठीक है, आई एम द लाइफ। ठीक है, वो अपने आप को परमात्मा कह रहे हैं, वो एक जगह अपने आप को सन ऑफ गॉड कह रहे हैं। तो देश वो उनका लेवल ऑफ थिंकिंग बहुत ऊपर था जो आम लोगों को समझ नहीं आ रहा था। तो उन्होंने साइंटिफिक तरीके से बोला। अगर वो कहते हैं कि नहीं जी ये शैतान है, उनका कोई शैतान नहीं है, कोई भूत नहीं है, किसी को कोई भूत नहीं आया। ठीक है, शैतान आप सबके अंदर है, हर आदमी के अंदर शैतान है। वो शैतान क्या है, वो माया है। ठीक है, वो मन है जो आपको प्रभु की तरफ जाने से रोक रही है, वही शैतान है। तो इस तरह से उन्होंने ना जो एक दूसरी तरफ की एक चल रही थी कि लोगों को नहीं समझ में आ रही थी। ठीक है, तो उन्होंने इस चीज को सही ढंग से बताया कि बेसिकली वो चाहते क्या थे जीसस को ना। और इसके कारण उनका विरोध हुआ। सबसे पहला विरोध तो उनका बंगाल जो उनका होम स्टेट था वहीं पर ही हुआ। इवन उनकी मदर ने, जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को अपनाया था, उन्होंने भी राजा जी का विरोध किया और राजा जी को घर से बाहर निकाल दिया था। ठीक है, पर वो बेतुक होके बोलते थे। ऐसा माना जाता है राजा राम मोहन राय को 20 लैंग्वेजेस आती थी, 20 लैंग्वेजेस के माहिर थे वो, राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, हाईली एजुकेटेड मैन, हाईली एजुकेटेड मैन। क्लियर है जी। राजा राम मोहन राय का असली नाम तो राम मोहन रॉय था। ठीक है, पर इनको राजा की उपाधि किसने दी थी, इनको राजा की उपाधि दी थी मुगल शासक अकबर टू ने। अकबर टू मुगल शासक ने इनको राजा की उपाधि दी थी। क्यों, उनकी पेंशन बंद हो गई थी। अब उन बेचारों को इंग्लिश आती नहीं थी, पेंशन चलनी थी इंग्लैंड से। तो उन्होंने बोला भैया इंग्लैंड के जो हेड है, राजा है, किंग है, उनके पास जाकर मेरी पेंशन करवा दो। तो उन्होंने बोला आप हमारे साथ चलो। ठीक है, तो वो कहते भैया हमको तो इंग्लिश आती नहीं। वो बोलेंगे गुड मॉर्निंग, हम कहेंगे राम राम। ठीक है, तो उनको नहीं समझ में आएगा। तो आप ऐसा कीजिए, आप हमारी तरफ से वहां पर जाइए और वहां पर जाके हमारी पेंशन कराइए।
इसी क्योंकि उन्होंने पेंशन करवा दी, उनकी सेक्शन कराई थी, इसलिए उनको राजा की उपाधि दी गई थी। बंगाल में इनका विरोध हुआ था, ठीक है, बंगाल में इनका विरोध इसलिए हुआ था क्योंकि इन्होंने बाइबल जीसस की टीचिंग्स को, वो लोग ये कहते थे कि आप मैनिपुलेट करते हो, ठीक है। जब उन्होंने बाइबल को साइंटिफिक ढंग से लिखा कि नहीं, जो पोप बता रहे हैं वो इस तरह से बता रहे हैं, ये ऐसे नहीं ये ऐसे है, जो पादरी बता रहा है वो ऐसे नहीं ऐसे है, तो लोगों ने इनका क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। उनके मदर भी क्रिश्चियनिटी धर्म को मानते थे, उन्होंने उनको बाहर निकाल दिया था घर से कि नहीं आप अगेंस्ट बोलते हो, ठीक है, तोड़ मरोड़ते हो फैक्ट्स को। क्लियर है जी, क्लियर है जी। राजा जी ने अपने एक टाइम पे बहुत अखबार चलाया, जिसका सबसे इम्पोर्टेंट जो न्यूज़पेपर चलाया वो कौन सा था, मिरतुल अखबार। मिरतुल अखबार नाम का एक न्यूज़पेपर उन्होंने चलाया, जो किसमें था, पर्शियन लैंग्वेज में था, पर्शियन लैंग्वेज में था मिरतुल अखबार। ठीक है जी। जब राजा राम मोहन रॉय उनकी पेंशन के लिए इंग्लैंड में गए, उनको राजा की उपाधि मिली, तो ब्रिस्टॉल में, इंग्लैंड में ब्रिस्टॉल में उनकी डेथ होगी, ठीक है। और आज जो उनका मुसैलम है, उनका मकबरा है, वो कहाँ पर है, ब्रिस्टॉल में है, ब्रिस्टॉल में ही उनका मकबरा है। क्लियर है जी, पहले ये बताइए क्लियर है। देखिए इसको, फिर हम आगे चले। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय की डेथ के बाद इस ब्रह्मो समाज को किसने चलाया, देवेंद्र नाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर ने इनको चलाया, ठीक है। देवेंद्र नाथ टैगोर के बाद, ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर से पहले इनके जो फादर थे उनका नाम क्या था, द्वारका नाथ टैगोर, द्वारका नाथ टैगोर। ही वॉज द एलाई ऑफ एंड द फाउंडिंग मेंबर ऑफ आत्मिक सभा, ठीक है। आत्मिक सभा और ब्रह्मो समाज के वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर थे द्वारका नाथ टैगोर। द्वारका नाथ टैगोर की डेथ के बाद उन्होंने, उनके बेटे देवेंद्र नाथ टैगोर ने इस सभा को आगे चलाया, ठीक है। देवेंद्र नाथ टैगोर ने एक अपनी सभा को भी फाउंड किया था, जिसका नाम क्या था, तत्वबोधनी सभा, तत्वबोधनी सभा। तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने एक सभा फाउंड की थी, तत्वबोधनी सभा। इस सभा को बाद में उन्होंने ब्रह्मो समाज के साथ मिला लिया था, यानी इसको आगे किसने चलाया, पहले द्वारका नाथ टैगोर ने, बाद में उनकी डेथ के बाद देवेंद्र नाथ टैगोर ने, जिन्होंने तत्वबोधनी सभा नाम की अपनी एक संस्था भी बनाई थी। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता एक और मेंबर इसमें आए, जिनका नाम क्या था, आचार्य केशव चंद्र सेन। आचार्य केशव चंद्र सेन नाम के एक और मेंबर आए, ठीक है, बहुत एक्टिव मेंबर थे, ठीक है। और उन्होंने भी इस सभा को देवेंद्र नाथ टैगोर के साथ आगे को चलाना शुरू किया, ठीक है, क्लियर है। पर आहिस्ता आहिस्ता देवेंद्र नाथ टैगोर और आचार्य केशव चंद्र सेन के बीच में डिफरेंसेस आने लग पड़े, डिफरेंसेस आने लग पड़े, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस क्यों आए, जो केशव चंद्र सेन थे, ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता उनका रुतबा ब्रह्मो समाज में बहुत बढ़ता जा रहा था,
और वो ब्रह्मो समाज को बंगाल से बाहर लेके जाना चाहते थे। ठीक है, वो ऐसा ऐसा ब्रह्मो समाज को बंगाल से बाहर लेके जाना चाहते थे। दूसरा, आचार्य केशव चंद्र सेन के साथ उनके डिस्प्यूट्स शुरू हो गए, इनके द्वारकानाथ टैगोर के। तो पहला डिफरेंस क्यों आया वो देखिए, एक बार को सुन लीजिए कि आचार्य केशव चंद्र सेन जो थे, उनके डिफरेंसेस शुरू होने लग पड़े रविंद्रनाथ टैगोर के साथ। ठीक है, तो उनका मेन प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि जो आचार्य केशव चंद्र सेन थे, उन्होंने क्या किया, एक तो वो ब्रह्म समाज को बंगाल से बाहर लेके जाना चाहते थे, उसकी प्रोपगेशन करना चाहते थे बंगाल से बाहर। ठीक है, पर रविंद्रनाथ टैगोर इस चीज को नहीं मान रहे थे। दूसरा रीजन क्या था कि वो कुछ रिलीजन्स की टीचिंग्स को ब्रह्मो समाज में ऐड करना चाहते थे, जिसका विरोध रविंद्रनाथ टैगोर कर रहे थे। रविंद्रनाथ टैगोर का कहते सारी उम्र राजा राम मोहन राय ने इन चीजों के खिलाफ बोला है। ठीक है ना, तो आप कैसे इस टीचर्स को दोबारा बीच में लेके आ रहे हो। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इन दोनों में डिफरेंसेस पैदा होने लग पड़े, और पहली स्प्लिट ब्रह्मो समाज में हुई, वो जो पहली स्प्लिट हुई ब्रह्मो समाज में डिफरेंसेस के कारण। ठीक है, तो हुआ क्या, केशव चंद्र सेन ने ब्रह्मो समाज को छोड़ दिया और एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसका नाम क्या था, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अब द्वारकानाथ टैगोर पुराने ब्रह्मो समाज को चला रहे हैं, और ब्रह्मो समाज में से ही एक निकला ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, जो किसने चलाया, अपने आचार्य केशव चंद्र सेन ने। ठीक है, क्लियर है जी। चलिए ये बताइए। क्लियर है जी इतना। देखिए इसको इधर। केशव चंद्र कौन से, एक नए मेंबर थे। ठीक है, आचार्य केशव चंद्र सेन। ठीक है, द्वारका वॉज द फाउंडर ऑफ, यस, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, और आचार्य केशव चंद्र सेन के साथ डिफरेंसेस हुए, जिसके कारण ये डिवीजन हुई। क्लियर है जी, ऑल क्लियर, चले आगे। तो इस तरह से आचार्य केशव चंद्र सेन हम पूरे भारत में भ्रमण करने लग पड़े, पर उन्होंने बेसिक प्रिंसिपल्स को नहीं छोड़ा। राजा राम मोहन राय को हमेशा अपना गुरु माना, बेसिक प्रिंसिपल्स को नहीं छोड़ा। आहिस्ता आहिस्ता वो कहाँ पर गए, बॉम्बे में गए। ठीक है, मुंबई में उन्होंने अपनी ब्रह्मो समाज की एक शाखा बनाई, जिसका नाम क्या था, प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल बाद में पढ़ लेंगे, प्रार्थना समाज। ठीक है, तो आचार्य केशव चंद्र सेन ने प्रार्थना समाज बनाई। इट वाज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ब्रह्मो समाज। वही प्रिंसिपल जो राजा राम मोहन राय के थे, मोनोथिज्म, आइडोलिटी को गेस्ट बोलना, वीमेन डेवलपमेंट करनी, सारी वही चीजें थी प्रार्थना समाज में भी। ठीक है, तो प्रार्थना समाज की फाउंडेशन में केशव चंद्र सेन के साथ दो, बहुत, ये मुंबई में, बॉम्बे में बनाया गया था। बॉम्बे में बनाया गया था ये प्रार्थना समाज। ठीक है, तो आचार्य केशव चंद्र सेन ने जब प्रार्थना समाज बनाया, उसमें इनका साथ किस किसने दिया, एम जी राणा डे। पहले को फाउंडर कौन थे इस प्रार्थना समाज के, एम जी राणा डे। और दूसरे कौन थे, आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग, इन दोनों की मदद से उन्होंने बॉम्बे में प्रार्थना समाज बनाया। क्लियर है जी। क्लियर है जी।
जो एम जी रानाडे हैं, एक बात याद रखना है, एम जी रानाडे को द फिलोसफर ऑफ वेस्टर्न इंडिया भी कहा जाता है, द फिलोसफर ऑफ वेस्टर्न इंडिया भी कहा जाता है। इस उन्होंने आचार्य ने इनकी हेल्प से बनाया, वन ऑफ द को फाउंडर ये दो आदमी भी थे उनके साथ। प्रार्थना समाज, इट वॉज द ब्रांच ऑफ ब्रह्मो समाज इन महाराष्ट्र। क्लियर है जी? क्लियर है जी? चले आगे। तो अब ब्रह्मो समाज बहुत अच्छी तरह से चल रहा था। और हुआ क्या, अब हुआ क्या, केशव चंद्र सेन एक गलती कर बैठे। गलती क्या कर बैठे, वो हमेशा चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट बोल रहे हैं, राजा राम मोहन राय के प्रिंसिपल्स में चल रहे हैं। उनकी बेटी जब छोटी थी तो उनको एक रिश्ता आया उसकी बेटी को, किस क्या नाम था, राजा कूच विहार के जो राजा थे, कूच विहार के राजा के बेटे का, यानी कूच विहार के प्रिंस का रिश्ता आया। और उनकी बेटी छोटी थी, बच्चा भी, लड़का भी छोटा था। तो उन्होंने क्या किया, अपनी लड़की की जिंदगी को देखते हुए उसकी मैरिज कूच विहार के राजा के बेटे के साथ बाल विवाह कर दिया। अब देखो आप, राजा राम मोहन राय की बातें कर रहे हो, मोनोथिज्म की बातें कर रहे हो, उनके प्रिंसिपल्स में चल रहे हो, और उन्होंने भी तो चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट बोला, तो आप अपनी बात आई तो आपने चाइल्ड मैरिज करवा दी अपनी बेटी की। ठीक है, ये मुंडा चंगा मिला, कल कनेडा कनुडा लेके जाएगा तो कर लो, ठीक है ना। तो इस बात में जो ब्रह्मो समाज इनके ऑफ इंडिया, जो इन्हीं के संघ के लोग थे, ठीक है, वो भी इनसे अलग हो गए। तो सेकंड स्प्लिट हुई अब ब्रह्मो समाज में, जिसमें आचार्य जी के साथ जो लोग थे उन्होंने क्या बनाया, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। और एक जो स्प्लिट ब्रह्मो समाज में दूसरी हुई, उसके बाद अगली सभा कौन सी बनी, साधारण ब्रह्मो समाज, साधारण ब्रह्मो समाज, साधारण ब्रह्मो समाज दूसरी स्प्लिट के बाद बना। क्लियर है जी? ब्रह्मो समाज क्लियर है जी? ब्रह्मो समाज। तो राजा राम मोहन रॉय की एक कंट्रीब्यूशन और है जिसको हमने पढ़ना है। राजा राम मोहन रॉय ने सबसे पहले भारत में कलकत्ता में एक कॉलेज बनवाया जिसका नाम क्या था, वेदांता कॉलेज। वेदांता कॉलेज ऑफ कलकत्ता जो था वो राजा राम मोहन रॉय ने बनवाया था, ये बात आपने याद रखनी है। और बच्चियों के लिए, ठीक है, बच्ची लड़कियों के लिए उन्होंने एक स्पेशल कॉलेज बनाया था जिसका नाम क्या था, बेथुनी कॉलेज। बेथनी कॉलेज फॉर विमेन, बेथनी कॉलेज फॉर विमेन, ये भी बंगाल में उन्होंने बनवाया था, कलकत्ता में, ठीक है। तो ये उन्होंने विमेन के लिए कॉलेज बनाया था बंगाल में। और इसका साथ किसने दिया था, इनका साथ एक अंग्रेजी ऑफिसर जिसका नाम क्या था, ड्रिंक वाटर बेथनी, ड्रिंक वाटर बेथनी, ठीक है। तो ड्रिंक वाटर बेथनी ने इनका साथ दिया था, जिससे उन्होंने बच्चियों के लिए, ठीक है, एक कॉलेज बनाया, जो विमेन कॉलेज जिसको हम कहते हैं, बनाया था। कहाँ पर, बंगाल में, ठीक है। देखिए इसको, ब्रह्मो समाज को पूरा देखिए, फिर हम आगे चलते हैं।
5 मिनट के बाद आगे चलते हैं क्लास, फिर हम करते हैं 5 मिनट के बाद। यही बना के चल जा ये जो बनाना है। हाँ मैं कल पुराना माल लिखे दे लगे बस ठीक। चले आगे। ठीक है, इंटरेस्टिंग है चैप्टर ये। आगे चलिए, आर्य समाज। आर्य समाज, ठीक है। तो आर्य समाज जो था, ठीक है, आर्य समाज की फाउंडेशन कब हुई थी? लिखिए 1875 में। आर्य समाज को 1875 में फाउंड किया गया था। कहां पर किया गया था? बॉम्बे में। बॉम्बे में। इनके फाउंडर कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा इस समाज को फाउंड किया गया था। कहां पर? बॉम्बे में, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती का ओरिजिनल नाम क्या था? मूला शंकर। मूला शंकर। मूला शंकर, ठीक है। इनका इनको स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम किसने दिया था? स्वामी पूर्णानंद ने। स्वामी पूर्णानंद ने इनको स्वामी दयानंद सरस्वती का जो टाइटल है वो दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने टाइम में काफी किताबें लिखी थी, ठीक है, जिसमें मेन जो थी वो कौन सी? सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश। इसके अलावा पखंड खंडन। पखंड खंडन। तीसरा ऋग्वेद भाष्य। ऋग्वेद भाष्य। उनका नाम स्वामी दयानंद सरस्वती। इनका असली नाम क्या था? मूला शंकर। आर्य समाज उन्होंने फाउंड किया था बॉम्बे में। असली समाज, असली नाम मूला शंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती जो उनको टाइटल दिया गया था वो स्वामी पूर्णानंद ने दिया था उनको, ठीक है। उन्होंने अपने टाइम में बहुत किताबें लिखी थी, जिसमें से 3 जो मेन है वो कौन सी है? सत्यार्थ प्रकाश, पाखंड खंडन और ऋग्वेद भाष्य। ठीक है, चले आगे। स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है, हमेशा आइडलिज्म को खंडित किया। आइडल मूर्ति पूजा को खंडित किया उन्होंने, ठीक है। उन्होंने क्या बोला? मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कास्ट सिस्टम को अभी खंडन किया, ठीक है। उन्होंने बोला वेदों में इसका कोई सेक्शन नहीं है, ये ब्राह्मण अपने हिसाब से इसको बनाते हैं, अपने हिसाब से चलाते हैं इसको, ठीक है। कास्ट का भी उन्होंने खंडन किया। विमेन के खिलाफ जो भी अपराध हो रहे थे, जैसे सती, ठीक है,
और उसके अलावा चाइल्ड मैरिज, ठीक है, पॉलीगैमी, ठीक है, एक लड़की से 10-10 जनों या 10-10 लड़कियां लेना, एक आदमी 10-10 वाइफ रख के बैठा हुआ है, ठीक है, पॉलीगैमी से हम कहते हैं, ठीक है। तो पॉलीगैमी, ये जो कुप्रथाएं चल रही थी, इसके खिलाफ भी उन्होंने आवाज उठाई, पहली बात, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने वैदिक रिलीजन के बारे में बोला। उन्होंने क्या बोला कि वैदिक रिलीजन को फॉलो कीजिए। मूलाशंकर असली नाम था, बाद में स्वामी पूर्णानंद ने उनको दयानंद सरस्वती का टाइटल दिया था, ठीक है। तो उन्होंने वैदिक रिलीजन की बात की। उन्होंने क्या बोला, सत्यार्थ प्रकाश उनकी बुक का नाम था जो उन्होंने किताब लिखी थी, ठीक है। तो उन्होंने वैदिक धर्म की बात की। उन्होंने बोला कि आप यज्ञ कीजिए, जो वैदिक चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। ऋग्वेद में जिस तरह से परमात्मा की गणना की हुई है, आप वो चीज कीजिए, आप वेदों को पढ़िए, आप यज्ञ कीजिए, पर मूर्ति पूजा ना कीजिए, कास्ट सिस्टम पे बिलीफ ना कीजिए, ये ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई है, ठीक है। तो उन्होंने एक टाइटल दिया, बैक टू वेदास, यस, बैक टू वेदास का उन्होंने टाइटल दिया, ठीक है, ताकि रिवाइवल ऑफ द वैदिक रिलीजन उन्होंने बात की। उन्होंने तंत्र मंत्र के खिलाफ भी बात की, जो तंत्र मंत्र द्वारा जादू टोना करते हैं, उसके खिलाफ भी उन्होंने बहुत बड़ी आवाज उठाई। उन्होंने अवतारवाद के बारे में भी बहुत बड़ी आवाज उठाई। उन्होंने कहा इंक्रेशन, ये अवतारों के खिलाफ भी उन्होंने बोला कि सब देखो, एक परमात्मा को मानिए, वेदों ने एक परमात्मा को माना है, आप अवतारों को मत मानिए, आप उस परमात्मा निरंकार परमात्मा को मानिए। और उस परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता कौन सा है, यज्ञ कीजिए, प्रेयर्स कीजिए, ठीक है, खुद कीजिए, आपको कोई ब्राह्मण की, किसी प्रीस्ट की जरूरत नहीं है, आप सेल्फ में इंडिपेंडेंट है, आपको वो शक्तियां मिली है कि आप परमात्मा को पा सकते हैं, ठीक है। उन्होंने हमेशा वननेस ऑफ रिलीजन की बात की, कि सारे जो रिलीजन है वो क्या है, एक ही है, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, जो डिफरेंट रिलीजन है वो डिफरेंट नदियों की तरह है, जैसे वो गोदावरी है, कोई गंगा है, ठीक है, कोई राम गंगा है, कोई कावेरी है, अल्टीमेटली दे आर गोइंग टू वन सागर, वन समुद्र, ठीक है, एक ही समुद्र है, वो एक ही समुद्र में ये नदियां जा रही हैं, एक ही परमात्मा है। रिलीजन एक डिफरेंट रास्ता है, ठीक है, जो आपको एक ही परमात्मा तत्व की ओर लेके जाएगा। इनको मार्टिन लूथर किंग ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इनको मार्टिन लूथर किंग ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये चीज आपने याद रखनी। मूला शंकर के बाद, ठीक है, इनकी डेथ के बाद आर्य समाज जो था वो दो ग्रुप में बट गया। इनकी डेथ के बाद आर्य समाज वॉज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो पहला ग्रुप ऐसा था जो वेस्टर्न एजुकेशन के हक में बोलता था, जो ये कहता था कि वेस्टर्न एजुकेशन को भारत में प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। तो उस ग्रुप के जो एक्टिव मेंबर थे वो कौन था, लिखो जल्दी लिखो। चले आगे, ठीक है। तो उन्होंने एक पार्ट ऐसा था जो वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट करता था कि भारत में वेस्टर्न एजुकेशन होनी चाहिए। उसमें जो सबसे ऊपर नाम था वो कौन था, लाला लाजपत राय। ही वॉज द एक्टिव मेंबर ऑफ दिस समाज, आर्य समाज, ठीक है। और लाला लाजपत राय जो थे वो इसको एडवोकेट करते थे कि हाँ वेस्टर्न एजुकेशन होनी चाहिए। साथ में जो दूसरे पर्सन थे उनका नाम क्या था, लाला हंसराज, लाला हंसराज,
ठीक है, ये दोनों वेस्टर्न एजुकेशन की बात कर रहे थे। ठीक है, तो वेस्टर्न एजुकेशन को चलाने के लिए इन दोनों ने, ठीक है, भारत में हर जगह दयानंद एंग्लो कॉलेजेस, दयानंद एंग्लो कॉलेजेस को चलाया। ठीक है, दयानंद एंग्लो कॉलेजेस को चलाया जो वेस्टर्न एजुकेशन बच्चों को इम्पार्ट करते हैं। आज के टाइम पे इनको डीएवी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस भी कहा जाता है। ठीक है, और लाला हंसराज के नाम से विमेन कॉलेजेस भी बहुत बने हैं, जैसे जलंधर में भी हंसराज कन्या महाविद्यालय है। ठीक है ना, तो विमेन कॉलेजेस को बनाया गया लाला हंसराज के नाम पे। ठीक है, तो ये लोग कौन थे? ठीक है, ये लोग वो लोग थे जिन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन की बात की। ठीक है, इसके अलावा दूसरा ग्रुप जो था वो वेस्टर्न एजुकेशन के अगेंस्ट बोलता था। ठीक है, उनमें सबसे बड़े मेंबर कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद। दूसरे मेंबर कौन थे जो वेस्टर्न एजुकेशन के अगेंस्ट बोलते थे? मुंशी राम, मुंशी राम। तो इन दोनों ने मिलके क्या किया? इंडियन फिलोसफिकल एजुकेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया। ठीक है, और इन्होंने गुरुकुल्स बनाए भारत में, जो आज भी है। गुरुकुल्स बनाए। जो पहला गुरुकुल वो कहां पर खोला गया? हरिद्वार में, हरिद्वार में। तो इन गुरुकुल्स में क्या होता है? भारत की जो संस्कृति है उसको पढ़ाया जाता है। ये वेस्टर्न एजुकेशन के अगेंस्ट बोलते थे। ठीक है, क्लियर है इतना? स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे, ठीक है, वो पहले ऐसे थे जिन्होंने भारत में स्वराज का नारा नारा लगाया था कि स्वराज होना चाहिए। स्वराज यानी हमारा अपना राज, अपना राज। तो इस स्वराज की बात सबसे पहले उन्होंने ही की थी। दूसरा, स्वदेशी का भी सबसे पहली बात स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही की थी। अपने गुड्स को, स्वदेशी को यूज कीजिए। ठीक है, बाबा रामदेव ने नहीं की है, ये बाबा स्वामी दयानंद सरस्वती ने की है। ठीक है, स्वदेशी को यूज कीजिए। स्वराज और स्वदेशी का नारा सबसे पहले उन्होंने लगाया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारत में शुद्धि मूवमेंट चलाई। शुद्धि मूवमेंट भारत में चलाई। शुद्धि मूवमेंट क्या था? उनके हिसाब से जो हिंदू लोग, ठीक है, क्रिश्चियनिटी में या किसी और धर्म को कन्वर्ट हो गए थे, जब ब्रिटिशर्स आए तो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए, तो जो हिंदू लोग मुसलमानों के टाइम पे मुस्लिम धर्म को अपना लिया था, उन लोगों को वापिस हिंदू धर्म में लाने के लिए उन्होंने शुद्धि मूवमेंट भारत में चलाई। शुद्धि मूवमेंट भारत में चलाई। स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ही वॉज द पायोनर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट एंड फिलोसफी इन इंडिया। एक्सट्रीमिस्ट फिलोसफी हम पढ़ेंगे, जो तिलक, खाड़कूवाद जिसे हम कहते हैं, तिलक वराने और बिंदु घोष ने एक्सट्रीमिज्म हम पढ़ेंगे, जो कट्टरवादी लोग थे। ठीक है, तो उसको बनाने, फिलोसफी चलाने में सबसे पहले इन लोगों ने ही, स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही भारत में एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी चलाई। क्लियर है जी? ठीक है, इसके बाद हम बड़े बड़े जो मूवमेंट्स हैं वो अगले हफ्ते पढ़ेंगे। अभी मैं आपका जो 25 मिनट पढ़े हुए हैं, ठीक है, 25-30 मिनट पढ़े हैं, उसमें छोटी छोटी चीजें, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो करा दूं, मिसलेनियस जो है, ताकि जो बड़ी मूवमेंट्स हैं, 3 4 से 5 6 मूवमेंट्स हैं, वो हम अगले 2 लेक्चर्स में खत्म कर कर इसको खत्म कर देंगे, इस चैप्टर को भी। ठीक है, तो छोटे छोटे जो मूवमेंट्स हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, 5 मिनट की ब्रेक ले लो,
उसके बाद हम छोटी छोटी चीजें जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो आपने पढ़नी है, ठीक है। चलिए चले आगे, छोटा छोटा करके चलते हैं। आगे लिखिए देव समाज। देव समाज मिल गया सारा, मिल गया कितने का? 520। काम कर रहे हैं उससे कर दो भाई, पुराना बना आता था काला सिंह का 2250, ठीक है 2280 2280। आज का कितना सारा पिछले लिखे, उससे लिखे प्रीवियस, आज का भाई 12713 आगे लिखे प्रीवियस करके जोड़ रहे होंगे, ठीक है। आगे चलिए देव समाज, ठीक है। देव समाज भारत में कब फाउंड हुआ? 1857 में, 1857 में। देव समाज को फाउंड करने वाले कौन थे? शिव नारायण अग्निहोत्री, अग्निहोत्री, ठीक है। देव समाज कहां पर फाउंड हुआ था? लाहौर में, लाहौर में। और देव समाज को उन्होंने चलाया, अपनी उन्होंने किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने अपनी टीचिंग्स लिखी थी, इसका नाम क्या था? देव शास्त्र, देव शास्त्र। ये उन्होंने क्या आधे घंटे 15-20 मिनट तक आ जा ते आके चढ़ाना शुरू कर दें। क्या बाकी काम कर ला हूँ, आगे बस करूँ तो डाउन साइड के बाकी काम कर ला, ठीक है। समझ आ गया? देव समाज जो चलाई थी, मूवमेंट चलाई थी 1857 में, शिव नारायण अग्निहोत्री जी ने चलाया था देव समाज। लाहौर में इसकी फाउंडेशन हुई थी। और उन्होंने जो अपनी टीचिंग्स थी वो किस किताब में लिखी थी? देव शास्त्र नामक किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने अपनी टीचिंग्स बताई। क्लियर है? आगे चलिए, आगे हम पढ़ेंगे गोपाल। नेक्स्ट जो रिफॉर्मर है जिनके बारे में हमने पढ़ा है, उनका नाम क्या था? गोपाल हरि देशमुख, गोपाल हरि देशमुख, ठीक है। तो गोपाल हरि देशमुख का जो जन्म हुआ था वो पुणे महाराष्ट्र में हुआ, ठीक है। वो एक इंडियन एक्टिविस्ट और इंडियन सोशल थिंकर थे, इंडियन सोशल
थिंकर थे, इनकी जो कर्म भूमि थी वो कहाँ पर थी? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये भी वेस्टर्न लर्निंग में विश्वास रखते थे। कर्म भूमि यानी जहां पर वो काम करते, जहां से उन्होंने मूवमेंट चलाई। ठीक है, तो वेस्टर्न फिलॉसफी में, वेस्टर्न एजुकेशन में ये विश्वास रखते थे, उसको हमेशा इन्होंने दिया, सपोर्ट दिया। जो कुरीतियां भारत में, जो कुरीतियां थी विमेन के खिलाफ, अंतरजाति जितनी कुरीतियां थी उसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ही जो इनके सोशल रिफॉर्म्स थे, ठीक है, समाज की जो गलत धारणाएं थी उनके खिलाफ जब इन्होंने आवाज उठाई, तो इनको एक टाइटल मिला गया जिसका नाम क्या था? लोक हितवादी। लोक हितवादी का टाइटल इनको दिया गया लोगों के द्वारा। महाराष्ट्र में वो काम करते थे, उनका जो एरिया था काम जहां उन्होंने किया वो महाराष्ट्र था, कर्म भूमि। ठीक है, जहां उन्होंने मूवमेंट चलाई वो कहां पर चलाई? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो उनको उसके कारण लोक हितवादी का टाइटल मिला। जो गोपाल हरि देशमुख थे, उनकी एक स्टेटमेंट बहुत मशहूर है कि उन्होंने ये बात बोली थी कि हम इन सोशल जो कुरीतियां हैं उसके खिलाफ हैं। पहली बात उन्होंने कहा था जो सोशल कुरीतियों के हम खिलाफ हैं। हम अब ये टाइम आ गया है, उन्होंने कहा था अब ये समय आ गया है कि इन सोशल कुरीतियां जो भारत में है उनको खत्म किया जाए। और उन्होंने क्या बोला कि इन सोशल कुरीतियों को खत्म करने के लिए टाइम ये आ गया है कि जो बड़े बड़े वेद हैं, जो बड़े बड़े पुराण हैं जिनमें ये सोशल कुरीतियां उनको हामी भरी गई है, उसको सपोर्ट किया गया, उसको चेंज करने का टाइम आ गया। ठीक है, उनको अमेंड करने का टाइम आ गया। और उन्होंने ये बोला कि अगर कोई धर्म इसके आड़े आता है, ठीक है, क्योंकि उनको पता था ब्राह्मणों का रिवोल्ट होगा उनके खिलाफ, अगर कोई धर्म इस चीज के सोशल चेंज के आड़े आता है, अगर कोई धर्म सोशल चेंज को नहीं अलाउ करता तो उस धर्म को त्याग देना चाहिए, क्योंकि धर्म ईश्वर द्वारा नहीं मनुष्य द्वारा बनाया गया। ये स्टेटमेंट बहुत मशहूर है महाराष्ट्र में। ऐसा कोई धर्म जो आपको सोशल चेंज लाने में आपके रोड़े में आए, उस धर्म का ही त्याग कर दो, क्योंकि धर्म ईश्वर ने नहीं बनाया, ईश्वर ने इंसान को बनाया। धर्म इंसान ने अपनी सहूलत से बनाया। क्लियर है जी? क्लियर है जी? अगला चले, राधा स्वामी संघ। इस समय राधा स्वामी संघ कहां पर है? ब्यास में। इस समय जो ये संघ है वो कहां पर है? ब्यास में। ठीक है, तो राधा स्वामी सत्संग भी कहा जाता है, कई बार आपको बुक में मिलेगा राधा स्वामी सत्संग। सुना होगा, पंजाब के लोगों ने सुना होगा, वैसे पूरे इंडिया में इसका ट्रांसलेशन है। ठीक है, राधा स्वामी सत्संग ब्यास। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है इनकी जो फाउंडेशन हुई थी कहां पर हुई थी? आगरा में। आगरा में इसकी फाउंडेशन आगरा में हुई थी 1861 में। ठीक है, किसने की थी? संत तुलसी राम ने। वो वाले तुलसी राम नहीं, भगवान राम वाले तुलसी राम नहीं, दूसरे हैं। संत तुलसी राम ने इसकी फाउंडेशन की थी। कहां पर? आगरा में, जिनको स्वामी जी महाराज भी कहा जाता था। इनको स्वामी जी महाराज भी कहा जाता था। ठीक है,
तो जो इनके फॉलोअर्स हैं वो वन गॉड को मानते हैं, एक ही भगवान को मानते हैं, ठीक है। मोनोथिज्म को मानते हैं, ठीक है, एक ही भगवान, मोनोथिज्म, ठीक है, उसी को मानते हैं। ये सत्संग की बात करते हैं, ये मूर्ति पूजा को नहीं पूछते, ये भी मूर्ति पूजा नहीं करते। ये सत्संग द्वारा, प्रेयर्स द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं। तो इसके पीछे एक स्टोरी है, ठीक है। राधा स्वामी नाम कैसे आया, ठीक है, बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है। जो तो इसमें क्या था कि ऐसा जो तुलसी राम जी थे, जो इनके फाउंडर थे, ठीक है, तो इनकी वाइफ थी जिनका नाम क्या था, राधा। राधा, इनकी वाइफ का नाम क्या था, राधा। तो ये जब इनके बैठे सत्संग कर रहे होते थे, ठीक है, ईश्वर में मगन होते थे, तो ये कहते थे, अरे सुनो राधा। तो वो उनको कहती थी आई स्वामी। वो कहते थे राधा पानी ला दो, आई स्वामी, ठीक है। तो इनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने क्या बना दिया, राधा के स्वामी, राधा स्वामी सत्संग, ठीक है। तो ये स्टोरी है, ये रियल स्टोरी है, इसमें कुछ वो नहीं है। अगर आप यूपी के रीजन में जाएंगे तो आपको पता लगेगा, आगरा के रीजन में वो लोग ये कहते हैं कि ये स्टोरी थी। तो वो अपनी वाइफ को बुलाते थे राधा, तो वो कहते थे आई स्वामी, ठीक है। तो यहाँ से राधा स्वामी आया, ठीक है। तो असली नाम इनका तुलसी नाम था, ठीक है। यस, इट्स रियल स्टोरी, इट्स रियल स्टोरी। अगर आप आगरा यूपी साइड में जाएंगे तो ये स्टोरी बहुत ज्यादा वहां पर है, ठीक है। तो पता होना चाहिए ये भी आपको। क्लियर है जी। तो लास्ट हम जो आज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे, उन्होंने विडोज के लिए बहुत ज्यादा काम किया, विडोज के लिए बहुत ज्यादा काम किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर महाराष्ट्र के सोशल रिफॉर्मर थे, ठीक है। और एक उन्होंने एक संस्कृत कॉलेज भी खोला था विमेन के लिए, संस्कृत कॉलेज खोला था विमेन के लिए महाराष्ट्र में, जिसके बाद में वो प्रिंसिपल भी बने, के बाद में वो प्रिंसिपल भी बने। तो उन्होंने अपने टाइम में विडोज के लिए बहुत काम किया, ठीक है। तो देखिए बात क्या थी कि विडोज की जिंदगी, मैंने आपको बताया, सती हो जाती थी, या फिर उनको अगर सती नहीं होती थी, सोशल निगलेक्शन होती थी, ठीक है। तो उन्होंने इनके लिए बहुत काम किया, विडोज की अपलिफ्टमेंट के लिए। और इन्हीं की मदद से, इन्हीं की ही मदद से, इन्हीं के ही एफर्ट से 1856 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, लॉर्ड कैनिंग जो उस समय भारत के गवर्नर जनरल, वाइसरॉय थे, सॉरी, उनके द्वारा भारत में एक एक्ट पास किया गया जिसका नाम क्या था, विडो मैरिज एक्ट। विडो मैरिज एक्ट, जिसके द्वारा विडो रीमैरिज को सेक्शन दे दिया गया, हाँ कर दी गई कि विडो रीमैरिज कर सकती है। नॉट इवन दिस, विडो भी रीमैरिज कर सकती है, प्लस विडो से जो दूसरी मैरिज से जो बच्चे होंगे उस लेडी को, वो उनको भी प्रॉपर्टी में हक मिलेगा, सोशल रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी। यस, विडो रीमैरिज एक्ट में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बहुत बड़ा हाथ था। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर का साथ किसने दिया था, महर्षि केशव कड़बड़े, इनका साथ दिया था महर्षि केशव कड़बड़े, ठीक है। तो ये भी महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर थे। और महर्षि केशव करबड़े ने खुद एक विडो से शादी कराई थी, और समाज को बताया था कि देखिए उन्होंने भी की है, तो कोई इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने जब शराब बंद कराई थी तो खुद आके पहले बोतलें तोड़ी थी, ठीक है, भैया देखो मैं तो अब शराबी नहीं हूँ, तुम भी शराब छोड़ दो, ठीक है। तो वैसे ही महर्षि केशव करबड़े ने सबसे पहले विडो की मैरिज खुद कराई थी, और बाद में उन्होंने किया था। इन दोनों के एफर्ट्स थे, तो ये पास हुआ था।
महाऋषि केशव करवड़े ने कराई थी। क्लियर है जी? लॉर्ड कैनिंग ने पास किया था विडोरी मैरिज एक्ट 1856 में। ठीक है, इंटरेस्टिंग है चैप्टर। तो अगले लेक्चर में हम कोशिश करेंगे, ठीक है, अगले एक लेक्चर में या ज़्यादा से ज़्यादा 2 लेक्चर में इनको हम खत्म कर देंगे। कोशिश करूंगा एक ही लेक्चर में जो बाकी मूवमेंट्स रहेंगे उनको खत्म कर देंगे, थोड़ा लंबा लेक्चर लगा लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम सीधा कहाँ पर चलेंगे? इंडियन नेशनल मूवमेंट। मेरी कोशिश ये रहेगी कि इसको एक ही लेक्चर में खत्म करना है, ठीक है। तो एक्ट्स हम पढ़ चुके हैं, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म आधे हो चुके हैं, आधे को खत्म करके फिर हम इंडियन नेशनल मूवमेंट में चलेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती विवेकानंद के बारे में बता दो हल्का सा। वो तब बताऊंगा ना जब पढ़ाएंगे, ठीक है। मंडे को नहीं मैं क्लास लूंगा, मेरी क्लास होगी फ्राइडे एंड सैटरडे लगातार, फ्राइडे और सैटरडे लगातार, ठीक है। तो इसमें हम सारा खत्म कर देंगे जो रह गया ना हमारा पेंडिंग है, सोशल रिफॉर्म्स, एक ये पेंडिंग है, ठीक है, ये पूरा हम खत्म करेंगे। और एक मैं आपको प्रेस के बारे में बताऊंगा, ठीक है। ये प्रेस एक्ट जो बने थे भारत में प्रेसों को एबॉलिश करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए, ये हम पढ़ेंगे। आपका होमवर्क ये है कि जो किताबें लिखी थी, जो न्यूज़पेपर्स का टेबल पड़ा होगा वो लिस्ट में, ठीक है, आपने वो पढ़ के आना है कौन सी किताब किसने लिखी थी, कौन सा न्यूज़पेपर किसने लिखा था, ठीक है। एक्ट मैं पढ़ाऊंगा, जो प्रेस एक्ट होंगे वो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। ओके।